क्षेत्र के 35 साल बाद बने हमारे साथी मित्र सुरेश कुमार जी, इस क्षेत्र के पहले विधायक हुए और आजकल कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री कुलदीप पठानिया जी, जब ये क्षेत्र ओपन था तो यहां से एक बार कुलदीप पठानिया जी भी विधायक रहे थे। श्री रामचंद पठानिया जी, श्री विजय सिंह बंजारा जी, श्री विजेंद्र झा जी, यहां से कांग्रेस के यहां से आजाद प्रत्याशी पवन जी, राजीव मेहर जी, राजीव राणा जी, नरेंद्र बबलू जी, रमेश टोगरा जी, विक्रम जी, अतुल कोरोता जी, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी और इस क्षेत्र के आसपास के गांव से आए हुए माताएं, बहनें, युवा साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अभी चुनाव होने वाले थे कि मैं कंजियाल की इस रैली में आया था और कांग्रेस से सुरेश कुमार जी हमारे प्रत्याशी थे और मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप इस बार एक नौजवान को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनकर भेजिए, वो आपकी सेवा करेगा। और मुझे खुशी है, बहुत ही कम वोटों से, 60 वोटों से वो चुनाव जीते, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आज ही मैंने तकरीबन जब से सुरेश जी विधायक बने 150 करोड़ रुपए के आज मैंने शिलान्यास किए, उद्घाटन किए और इसमें हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया और इस डे बोर्डिंग स्कूल में आसपास के तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ेंगे। इसमें कोई टीचर्स की कमी नहीं होगी, खेल कूद की कोई कमी नहीं होगी और एक ऐसे स्कूल का निर्माण हम करने जा रहे हैं जहां बच्चों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल की तरह हौसला हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ बच्चा हो। उस प्रकार का आज पहले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का हमने शिलान्यास किया, जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल है। मैं अधिकारियों से पूछ रहा था कि ये कितने समय में आप बनाओगे। 1 साल के भीतर हमारे इस स्कूल में प्राइमरी सेक्शन को बनाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती है कि जो काम शुरू किया जाए ना तो इसमें धन की कमी हो और स्पीड से हो, तीव्रता से हो, ताकि उसका सही लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिल सके। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम एक स्कूल में तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा करने जा रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तकरीबन जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं कुंठा रहती है। पढ़ने में अच्छा होता है लेकिन एक आत्मविश्वास की कमी रहती है। वो आत्मविश्वास उन बच्चों के मन में ना रहे। गांव का, आम आदमी के परिवार का, गरीब किसान का बच्चा स्कूल में जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उसी स्कूल में हम खेल कूद की सुविधा भी उनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो शिक्षा का स्तर में जो क्वालिटी, गुणात्मक शिक्षा की बात अगर हम करें तो हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि पूरे राज्य में हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। अगर हमने शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा तो जो भविष्य की चुनौतियां हमारी युवा पीढ़ी के सामने आने वाली है, पढ़ लिखकर जब बच्चा भविष्य की चुनौतियों का सामना करेगा तो उनके मन में कभी यह आत्मविश्वास नहीं रहेगा कि मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं।
इसलिए हम इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने जा रहे हैं। और आज जब मैं पायलट डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास कर रहा था, जिसका टेंडर भी हो चुका है, तो मुझे खुद प्रसन्नता हो रही थी कि जो हमने सोचा है उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं और 102 करोड़ जगह पर ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। ये हमीरपुर जिले का भाग्य ही है कि इस क्षेत्र से 2 मुख्यमंत्री मिले। एक मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये जिले का भाग्य ही होता है। और निश्चित तौर पर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैंने आम लोगों की आवाज को सरकार की आवाज बनाना है। इस दिशा से मैंने कार्य करना शुरू किया। जब मैंने पाया 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही है कि सरकार आती है, सरकार जाती है, रूटीन में गवर्नमेंट आती है और बदलाव हो जाता है, हमने कहा कि हमें फैसले करने पड़ेंगे और हमने फैसले करने शुरू किए। और आज मुझे खुशी है, जो 40 साल पुराने कानून थे, 40 साल पुराने नियम थे, हमने उनको बदला और जिसका लाभ आज आम आदमी को मिलना शुरू हुआ है। उसका प्रत्यक्ष परिणाम अभी जो तकसीम की बात कर रहे थे कि 35 सालों से मेरी तकसीम फंसी हुई थी। मैंने कानून का अध्ययन किया, मैंने पाया कि क्या कारण है कि 30 साल से ये तकसीम के जो मामले हैं ये सेटल क्यों नहीं हो रहे हैं। हमने कानून में परिवर्तन कर दिया और कानून में परिवर्तन करने के बाद हमने राजस्व लोक अदालत लगाई। और आज खुशी है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में महीने के अंत में या महीने की पहली तारीख में जो हमारी राजस्व अदालत लगती है उसमें इंतकाल और तकसीम के मामलों का निपटारा किया जाता है। हमीरपुर में भी इंतकाल के 2227 मामलों का निपटारा किया गया और 277 केस जो तकसीम के कई सालों से फंसे हुए थे। हमेशा कहा जाता था कि ये जो तकसीम है ये दादे ने शुरू की थी और पोते के समय में इसकी खात्मे की कोई उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने कानून में परिवर्तन करके इन तकसीम और इंतकाल अदालतों के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में 65,000 मामलों का निपटारा किया। ये आम आदमी की सोच को, उनके नाम पर जो जगह काफी साल रजिस्ट्री के बाद पड़ी रहती थी, इंतकाल नहीं होते थे, उस सोच को हमने इन अदालतों के माध्यम से लागू किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, मेरे पास अधिकारी आए, अधिकारियों ने मुझे कहा कि प्रदेश में जो पैसे हैं वो तकरीबन इस महीने की सैलरी देने लायक ही है। अभी शुरू में मुख्यमंत्री बना, मैंने बोला कि ये करना क्या है, कहते कि कर्ज लेना है। हमारे पास कोई चारा नहीं था, पहले ही हम आर्थिक बटाने के दौर से गुजर रहे थे। जब मैंने उनका कर्जे का साथ रखा, अभी एक महीना ही हुआ था, तो कहा इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है जो अब बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए के करीब हो चुका है। हमने पूछा कि ये कर्जा इतना ज्यादा कैसे बढ़ा, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। हमने भी जो 31 मार्च तक हमें कर्ज लेना था 2022 में, हमने उस कर्ज को उठाया। कर्ज की भी एक
दायरा होता है, एक लिमिट होती है, उसके आधार पर कर्ज लिया जाता है। पर मैंने उस दिन निश्चय किया कि हम इस कर्ज के बोझ को कम करेंगे और आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ेंगे। उसमें भी हमने फैसले किए और एक साल बाद जब उसका परिणाम आया तो हमारी अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था अपने पांव पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी अधिकारी की पे पर हर साल खर्च करते हैं। 10,000 करोड़ रुपया हम प्रत्येक वर्ष जो हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन पर खर्च करते हैं। 6,000 करोड़ रुपया जो हमने कर्जा उठाया है उस कर्जे का इंटरेस्ट के लिए पे करते हैं और 6,000 करोड़ रुपया उस कर्जे की किस्त की अदायगी को हम पे करते हैं। विकास के लिए हमारे पास सिर्फ 14% ही बचता है। उसमें भी हमारे कई कार्य ऐसे होते हैं जो उन पर खर्च किया जाता है। हमने कार्यापत्ति को बदला और उन कार्यापत्ति के बदले हमें उसके सार्थक परिणाम नजर आने लगे। आप देखेंगे हमारा जो बजट होता है उसमें हमारी सरकार की झलक और आम आदमी की झलक नजर आती है। आने वाले समय में जो हम बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं वे गांव के लोगों से संबंधित बजट पेश करने जा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, गांव के लोगों की आय में कैसे वृद्धि की जाए, गांव के लोगों की जेब में कैसे पैसे मिलने चाहिए, उस दृष्टि से हम आने वाले बजट में योजना लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 90% हमारे लोग गांव में रहते हैं। अगर गांव का विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसके लिए हम एक जल्दी ही योजना लेकर आ रहे हैं। हमने 1 वर्ष में आर्थिक बदहाली के बाद भी प्रदेश में विकास की गति को नहीं रुकने दिया। कई नई योजनाएं शुरू की। अगर इस प्रदेश में आपदा नहीं आई होती तो हमारे विकास की गति और अधिक तीव्र होती, लेकिन आपदा आई, 4,000 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, 13,000 घर आंशिक रूप से उजड़ गए। हिमाचल प्रदेश में कोई कितना बड़ा भी धनवान क्यों ना है, बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है या दूसरा घर कोई शहर के पास रखता है। बरसात में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ऐसी बरसात होती भी नहीं थी। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी देखते जानते होंगे कि इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई। पाई पाई जोड़कर एक आम आदमी ने अपना घर बनाया होता है। उसे क्या मालूम था कि इतनी अधिक बारिश आएगी और उसका घर उस बारिश में बह जाएगा। तुम्हारी का ऐसा मंजर पैदा नहीं था। किसी तरह कुछ परिवार तो जान बचाकर भागे, कुछ परिवार उसी बारिश के बहाव में दबकर हम सबको छोड़कर चले गए। 550 के करीब मौतें हुई, 4,000 घर बिल्कुल नष्ट हो गए, 16,000 परिवार सड़कों पर आ गया। मैं पूरे प्रदेश में घूमा और मेरे मन में उन 16,000 परिवारों को बसाने का दर्द था, पीड़ा थी कि किस तरह एक घर हम भी जानते हैं कैसे बनता है। और हमने पूरा प्रयास किया पहले उन आपदा प्रभावित परिवारों को किराए के मकानों में रखने का, फिर उनके घर बसाने का। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात की। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल विरोधी हम लोगों भाजपा अपने आप में ऐसे खड़े होगी जैसे कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सरकार की मदद कर रहे हैं।
हम तो आपदा प्रभावित परिवारों के लोगों के लिए आपसे मदद मांग रहे थे। बार बार कह रहे थे कि विधानसभा सेशन बनाइए। हमने कहा विधानसभा सेशन भी बनाएंगे। जब विधानसभा सेशन हुआ, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता से संबंधित प्रस्ताव पर जोर देने की बात आई, वो लोग उस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए। वो लोग चुपचाप बैठे रहे और हमने प्रस्ताव पारित किया। मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि आप हमारे साथ चलिए, अपनी गृह नीति से बोलिए। जिस तरह गुजरात में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है, उत्तराखंड में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है, हम भी इस प्रदेश के 16,000 परिवारों के घर को बसाना चाहते हैं। चलिए आप हमारे साथ। वो हमारा साथ देने नहीं आए। फिर भी हमने अपनी इच्छा शक्ति निभाई और हमने 45,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत का पैकेज दिया। और हमने उन लोगों के घर बसाने के लिए, आज भी केंद्र के कानून में सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है। उन लोगों के घर बसाने के लिए हमने कानून बदल दिए, नियम बदल दिए और 1.5 लाख से बढ़ाकर उस सहायता राशि को 7 लाख रुपए किया। आज हम उनको 7 लाख रुपया दे रहे हैं। जिसका घर आंशिक रूप से टूट गया उसको 5,000 रुपया मिलता था, हमने उसमें भी नियमों में परिवर्तन किया और 1 लाख रुपया उस आपदा के समय जो नुकसान हुआ उस परिवार के लोगों को दे रहे हैं। जिसका पशु रह गया, गाय भैंस बहने पर हमने 55,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया कि गाय की अगर कहीं मृत्यु हो जाती है तो उसे हम 55,000 रुपया देंगे। तो हमारे मन में पीड़ा थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां फिर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। 3 सांसद चुनकर गए, 14 में भी चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर गए, 19 में भी 3 सांसद चुनकर भारतीय जनता पार्टी के। एक सांसद की भी नहीं हिम्मत हुई कि वो देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से जाकर यह अनुरोध करता कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई है, कृपया करके हिमाचल सरकार को मदद दीजिए। एक भी सांसद इस बात को उठाने में सक्षम नहीं था। जब चुनाव आएंगे आपके पास वोट मांगने आएंगे और निश्चित तौर पर एक तरह की बातें करेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। एक सरकार जो आम लोगों की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार है, जो आपकी पीड़ा और दर्द को समझती है, वो आपदा प्रभावित परिवारों के पास आर्थिक बदहाली के बाद भी, पैसे ना होने के बावजूद भी उनकी किसी न किसी प्रकार से मदद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं यही नहीं कहता, हमने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल के इंटरेस्टों को बेच दिया। जो हाइडल प्रोजेक्ट लगते थे, जिस पानी से बिजली पैदा होती थी, एक नीति थी कि 12% फ्री बिजली पावर रॉयल्टी मिलेगी। उस 12% को सरकार बेचकर अपने राजस्व को बढ़ाती थी और आप लोगों की सेवा में लगाती थी। इस सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने उन इंटरेस्ट को भी बेच दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे पानी में प्रोजेक्ट लगाइए, इन्वेस्टमेंट लगाइए, हमें फ्री रॉयल्टी की जरूरत नहीं, और 50-40 साल तक उस फ्री रॉयल्टी को दे दिया। मैंने उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। दोला से गिरी सुन्नी में हमने कहा कि अगर आपने हमें फ्री रॉयल्टी नहीं दी, हम उन पावर प्रोजेक्टों को टेक ओवर कर लेंगे। और ये बात मैंने यही नहीं कही, ये बात मैंने दिल्ली में पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी के सामने भी रखी है कि इस पर आप जल्दी फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां भी इसका विरोध कर रहे हैं। डीडीएमडी से हमारे 4300 करोड़ रुपए मिलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिमाचल का अधिकार बनता है, नहीं मिलना चाहिए। उसमें हल्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता अड़ा रहे। ये किस प्रकार की विपक्षी पार्टी है जो हिमाचल के हितों को ध्यान में न रखकर उसमें अड़ंगा अड़ाने लगी है। अभी हमारे आपदा के बाद 10,000 करोड़ रुपए का हमने क्लेम भरा है, 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम भरा है। हमें मिलना है वो।
दिसंबर में मिलना चाहिए था हमें, क्योंकि आपदा से सड़कें बह गई, पानी बह गया, सब जगह बह गया, सड़कें बह गई, पानी की जो हमारी योजनाएं थी वो बह गई, बिजली के खंभे उजल गए, उसका पैसा बजट में प्रावधान किया होता है। ऐसा नहीं है कि इनको अपनी जेब से देना है, उसको भी रोक रहे हैं ताकि ये चुनावों के वक्त उसकी घोषणा कर सके। वो हमें मिलना है, पर रोक कर फायदा उनका नहीं होने वाला, आम आदमी को उसका नुकसान होने वाला है। लेकिन फिर भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले 4 सालों में 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनेगा और 2032 तक आने वाले आज के 10 सालों बाद हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। इस प्रकार की नीतियां लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे स्कूल होंगे। आज प्रदेश में कैंसर के रूप में हम स्वच्छता क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कैंसर में दूसरे स्थान पर आता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे पर। नेशनल एवरेज में जो राष्ट्रीय औसत है, जिसमें कैंसर 0.6 के हिसाब से बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश में 2.2 के हिसाब से कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कभी किसी ने गौर ही नहीं किया कि कैंसर क्यों हो रहा है। हम कभी किसी ने सोचा ही नहीं, किसी सरकार ने नहीं सोचा, हमने आकर सबसे पहले सोचा और राज्य का पहला कैंसर इंस्टीट्यूशन हम हमीरपुर जिला में बनाने जा रहे हैं। आने से पहले ही मैंने उसके लिए 5 करोड़ रुपया उसकी डीपीआर में सैंक्शन किए। 150 करोड़ रुपया खर्च होगा। इंडिया का सबसे अच्छा उनके मुकाबले का हम ये कैंसर इंस्टीट्यूशन हमीरपुर में बनाएंगे ताकि हमारे लोगों को जब कैंसर के पेशेंट कैंसर हो जाए इधर उधर न भटकना पड़े। कहीं जाके जब कैंसर होता है घबरा जाता है, लेकिन आज कैंसर का भी इलाज संभव है, पर उसका पता सही समय पर लगे। पानी की क्वालिटी कैसे हो, आप पानी पीते हैं कितना क्लोरीन होता है, कितना ब्लीचिंग पाउडर होता है, सब्जी में भी उसका टेस्ट आता है। ये सब बीमारी के घर है। हमारी सरकार आर्थिक तंगी के बाद भी आपको स्वच्छ जल देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने अपने कार्यक्रम को सरकार घर के द्वार आपके पास लाया है। हमने क्या किया और हम क्या करने जा रहे हैं, सरकार घर के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में क्या किया और किस तरह हमारा विरोध कर रही है। ये पार्टी हिमाचल विरोधी भाजपा बन गई है। इन्हें तो खड़े होना चाहिए था जो मुसीबत आती है, हर चीज बुलाकर खड़े होना चाहिए, खड़े नहीं हुए और आज भी ये घबराते हैं। लेकिन हम आम लोगों के लिए आए हैं। पहली बार किसानों को, मैं पशुपालकों को बताना चाहता हूं, एक ही बार में मैंने 6 रुपये प्रति लीटर दूध का रेट बढ़ा दिया। 32 रुपए से उसको बढ़ाकर 38 रुपए कर दिया और आने वाले समय में और अधिक रेट बढ़ाएंगे ताकि जो पशुपालक है उनको घर बैठकर आए हो। कई योजनाएं हमारी पाइपलाइन पर है। कितनी विधवाएं हैं जिनके बच्चे हमारे पढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए भी योजना लेके आए हैं। हम अनाथ बच्चों के लिए जो सुख आश्रय योजना लेकर आ रहे हैं। योजनाएं सोचना अलग बात है, जब धरातल पर आती है असली खुशी तब मिलती है। हमने योजना मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना 1 साल पहले सोची थी कि अनाथ बच्चे जो होंगे, जिन्होंने अपनी माता को खो दिया, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, उनके मन में क्या बीतता होगा जब माता पिता उनके साथ नहीं रहते होंगे। हमने उन अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लाई। इस योजना के माध्यम से बच्चा 27 साल तक पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई नहीं करना चाहता तो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसके लिए उसको धन भी मिलेगा और अधिक पढ़ाई करने के लिए अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पूरी फीस सरकार देगी और 4,000 रुपये महीने की पॉकेट मनी भी सरकार देगी। इस प्रकार की योजनाएं हम आम आदमी के लिए ला रहे हैं। अंत में मैं इसी के साथ आपको सुरेश कुमार जी ने कुछ मांगे रखी है।
कि एक तो सब तहसील झाऊ की बात की है, काफी बड़ा झाऊ तहसील है, तो सब तहसील झाऊ को मैं देने की घोषणा करता हूं। पुलिस चौकी इंदौर में इन्होंने कहा है, उसको भी हम इनको देते हैं। स्पोर्ट्स हॉस्टल बरेली में बनाने की बात की है, उसको भी देने की मैं घोषणा करता हूं। समीरपुर स्कूल जो +2 या बच्चे ज्यादा है, यहाँ साइंस और कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने की घोषणा करते हैं। LW लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है इंदौर तक, उसके लिए पैसे उनको पैसे उपलब्ध करवाएंगे और उसकी DPR भी जल्दी बनाएंगे। पीजी क्लासेज है, जो इन्होंने कहा है कि MA हिंदी की 2 पीजी क्लासेस की बात की है, उनको भी मैं देने की घोषणा करता हूं। और कजलाल में IPH का सब डिवीजन खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे आपका धन्यवाद करता हूं। इस आशा के साथ आने वाले लोकसभा चुनावों में आपने आकलन करना है और निश्चित तौर पर यह फैसला करना है कि आम लोगों की सरकार कौन सी है, जो आपके दर्द को समझती है। वो कौन से लोग थे जब आपदा आई, उन्होंने इस सरकार का विरोध किया, आपदा के प्रभावित परिवारों के लोगों का विरोध किया। यह आकलन आपने करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।